नमस्कार। आज जो हम बात करने जा रहे हैं, एक विशेष तरह की केस की बात करने जा रहे हैं। आज जो हम बात करेंगे घोषणात्मक वादों की, ठीक है ना? घोषणात्मक अथवा डिक्लेरेशन सूट, ठीक है ना? ये घोषणात्मक वाद क्या होता है? अब इसे समझिए। ये घोषणात्मक वाद डिक्लेरेशन होता है। डिक्लेरेशन अथवा पूरे भारत में ये घोषित किया जाता है कि उपयुक्त मामले में ये मालिक है, या किसी संबंध में कह सकते हैं कि जैसे कि आप कहते हो कि भाई किसी को कोई आपत्ति है तो आप समय पे आकर इसमें आपत्ति दाखिल करें। क्योंकि घोषणात्मक वादों में एक विशेष बात ये होती है कि जब भी आपको किसी घोषणात्मक वाद डाला जाता है तो सरकार को भी पार्टी बनाया जाता है, ठीक है ना? क्योंकि जिस संपत्ति के संबंध में आप घोषणात्मक वाद डालना चाहते हैं, वो संपत्ति राज्य सरकार के अधीन रजिस्टर्ड या पंजीकृत होती है, ठीक है ना? जिसका संबंध में संपूर्ण रिकॉर्ड सरकार के पास होता है, ठीक है ना? ऐसा माना जाता है, ठीक है ना? और माना क्या जाता है, लगभग होता है, सरकार इसके लिए जिम्मेदार होती है और वो जानती है, तो उसके पास सब कुछ रिकॉर्ड होता है जमीन के संबंध में, ठीक है ना? नाम पते या जो भी कोई डालता है। ये दो घोषणात्मक बातें कहाँ कहाँ डलते हैं? एक लोकल होता है, कृषि के मामलों में भी ये घोषणात्मक वाद किए जाते हैं, ठीक है ना? जैसे ये उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016, उसके अंतर्गत भी घोषणात्मक वाद डलते हैं। जिस संपत्ति को कोई भी व्यक्ति लगातार बहुत लंबे टाइम से जोतता बोता चला आ रहा है, उसे आसामी काश्तकार भी बोल देते हैं। मतलब उसे आसामी काश्तकार का मतलब यह है कि उसे संपूर्ण राइट अधिकार प्राप्त नहीं है, उसे केवल जोने बोतने का अधिकार प्राप्त है, वो उसमें और कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना? इसी तरह शहरों की कुछ प्रॉपर्टियां हैं जिनके संबंध में बहुत लंबे टाइम से रह जा रहे हैं, लेकिन ये है कि उसके संबंध में कागजात नहीं है, या फिर आज़ादी से पहले रह रहे थे, या बहुत पुरानी प्रॉपर्टियां हैं, संपत्तियां हैं, अब उनके कागजात नहीं है, लेकिन ये है कि वो रह रहे हैं, तो उस तरह की प्रॉपर्टियों के संबंध में घोषणात्मक अथवा डिक्लेरेशन सूट कोर्ट के अंदर जूरिडक्शन के हिसाब से, मतलब क्षेत्र अधिकार के अनुसार दाखिल कर सकते हैं। अब आपको समझना होगा कि जो सिविल कोर्ट है उसकी पावर अलग है घोषणात्मक वादों के संबंध में, क्योंकि सिविल जज की 5,000 रुपये की पावर है, ठीक है ना? उससे ऊपर सीनियर सिविल जज की पावर है, फिर उससे ऊपर डिस्ट्रिक्ट जिला जज साहब की पावर है, फिर उससे ऊपर हाई कोर्ट की पावर है, ठीक है ना? तो यहाँ सबकी पावर बटी हुई है वैल्यूएशन के हिसाब से, मूल्य अंकन के हिसाब से, ठीक है ना? ठीक इसी तरह कुछ आप समझ सकते हो, जो घोषणात्मक वाद हैं कृषि के क्षेत्र में जो है, वो हर राज्य में कृषि के संबंध में एक अपना अलग लॉ है। हर राज्य के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर दिल्ली का अपना लॉ है कृषि के मामलों में, यूपी का अपना कानून है, मध्य प्रदेश का अपना कानून है, ठीक है ना? राजस्थान के मामले में अपना कानून है, हिमाचल के मामले में अपना कानून है, ठीक है ना? झारखंड के मामले में अपना कानून है, और बिहार के मामले में भी अपना अलग कानून है। कृषि क्षेत्र के मामले में बता रहा हूँ, जहाँ सेल डीडों का भी सिस्टम नहीं है, या फिर जमीन कुछ इस तरह की है कि वो एकाधिकार उन लोगों का था जो बहुत लंबे टाइम से वहाँ रहते चले आ रहे हैं, ठीक है ना? तो उन संबंध में ये जो सिस्टम है जमीनों का, वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह का है। आसाम में अलग है, कर्नाटका में अलग है, उड़ीसा में अलग है, महाराष्ट्र में अलग है, मध्य प्रदेश में अलग है, ठीक है ना? तो हर राज्य का अपना अपना अलग है। तो उसी तरह से राज्य में घोषणात्मक वाद भी अलग अलग तरह से, मतलब बनते तो लगभग सेम है, एक जैसे, लेकिन अपने अपने कानून अलग होने की वजह से उनके अंदर थोड़ी
अलग अलग तरह की चीज़ें रहती हैं, ठीक है ना, जिसके संबंध में उन्हीं के हिसाब से, उनकी कोर्टों के हिसाब से जहाँ जैसा है फाइल किया जाता है। अब जैसे कि ज़्यादातर एसडीएम्स को पावर दे रखी है यूपी के अंदर, दिल्ली में भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक को पावर है, एसडीएम साहब और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यूपी में भी, ठीक है ना, मध्य प्रदेश में भी और जगह में भी ज़्यादातर ये मतलब एक एडमिनिस्ट्रेशन के पावर के रूप में होता है। कुछ पावर्स इसके संबंध में तहसीलदारों को भी दे रखी होती हैं, क्योंकि कृषि के मामलों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि उन्होंने वहाँ भी एक अपना मूल्यांकन के आधार पे, ठीक है ना, वहाँ भी ज्यूरिडिक्शन बटा हुआ है। अब आपके घोषणात्मक बात जब आप फाइल करवाओगे तो वो उसी हिसाब से फिर फाइल होगा। एक लेवल है तहसीलदार का, दूसरा लेवल है एसडीएम साहब का, तीसरा लेवल है कमिश्नर साहब का, ठीक है ना। तो वहाँ भी कृषि के संबंध में अपने अपने अलग अलग ढंग से केसेस फाइल होते हैं। और घोषणात्मक जो वाद होता है, घोषणात्मक वाद की जो विशेषता होती है वो अपने आप में इस तरह की होती है कि किसी संपत्ति के संबंध में घोषणा कर रहा होता है या फिर संबंध विच्छेदन के आदमी संबंध में घोषणा कर रहा होता है इस केस के संबंध में, ठीक है ना। उस तथ्य आपके पास, जैसा आपकी ये एक डिक्लेरेशन एक्ट होता है ना, उसके अंतर्गत आता है ये, अर्थात घोषणात्मक एक्ट के अधीन आता है ये, ठीक है ना। अब ये सारी चीज़ें जो घोषणात्मक वादें होती हैं ये अलग अलग तरह की होती हैं। अब हर राज्य की अपनी अलग है, वो अलग आएंगी, ठीक है ना। और ये जो घोषणात्मक वाद होते हैं ज्यूरिसडिक्शन सिविल कोर्ट को जाते हैं, उनकी सिस्टम अलग होते हैं, तो वो उस हिसाब से चलेंगे, ठीक है नहीं। और जो लोकल लॉज के हिसाब से घोषणात्मक वाद पढ़ते हैं या डाले जाते हैं, दाखिल किए जाते हैं तहसील या एसडीएम साहब या डीएम साहब या कमिश्नरी लेवल पर, वो अपने हिसाब से चलते हैं। उनके अंदर अपील भी मिलेगी आपको, ठीक है ना, मतलब लोकल लॉज में, ठीक है ना। वैसे ही अपील सिविल ज्यूरिडिक्शन में भी होती है, ठीक है। ये ज़्यादातर ये जितने भी घोषणात्मक वाद होते हैं या डिक्लेरेशन सूट होते हैं वो संपत्ति को लेके विशेष कर होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारी संपत्तियां आज भी हिंदुस्तान के अंदर ऐसी हैं जिनकी सेल डीड नहीं बनी है, क्योंकि वो उत्तराधिकार के रूप में मिलती चली जा रही हैं प्रॉपर्टियां, और उन प्रॉपर्टियों के संबंध में किसी ने कागज़ नहीं बनाया है या किसी ने प्रॉपर ढंग से नहीं तैयारी करी है, या क्योंकि जो प्राचीन काल भारत का था, प्राचीन से नहीं कह सकते ज़्यादा, आप जैसे 100-200 साल पहले जाएं तो पटवारियों की व्यवस्था होती थी, और पटवारियों से पहले अंग्रेज करके गए ये पटवारियों की व्यवस्था। तो और अंग्रेजों से पहले जो व्यवस्था थी वो आप समझ सकते हो साहूकारों की व्यवस्था थी। साहूकारों से पहले भी वो साहूकारों की व्यवस्था रही, ठीक है ना। साहूकारों से मतलब एक राजाओं के टाइम भी हमारे यहाँ साहूकारों की व्यवस्था रही। वो प्राचीन काल से चली हुई, एक तरह से आप कह सकते हैं ये प्राचीन का भारत की साहूकारों के आधार पे कृषि के मामले में व्यवस्था चलती रही। एरिया का किसान खेती करता था और साहूकार उनका लगान इकट्ठा करता था, और लगान इकट्ठा करने के बाद संबंधित जो राजा होता था उसके यहाँ पहुँचाता था, ठीक है ना। और ज़मीन के मामले में वो किसकी थी, वो इन दिनों किसानों की मानी जाती थी, क्योंकि उन दिनों ज़मीनों के मामले में शुरू से ये रहा है कि जो आदमी बोएगा, खाएगा, जोतेगा, उसी की ज़मीन वो मान ली जाती थी। कानून में धीरे धीरे बदलाव हुए, ठीक है ना। आज वो खसरा भी बनता है, खतौनी भी बनती है, ये सब अंग्रेज करके गए ये व्यवस्था। क्योंकि हमारे यहाँ लड़ाइयाँ बड़ी होने लगी थी ज़मीनों के मामले में। जब लड़ाइयाँ होने लगी तो उन्होंने जब कानून बनाए कि भाई ये पता लगना चाहिए कि कौन सी ज़मीन का हिस्सा कैसे किसके पास है। हालांकि हमारे प्राचीन काल में भी व्यवस्था थी इसकी, लेकिन ये है कि वो अपनी व्यवस्था के दौर में जब उस हिसाब से चलते थे, लेकिन अब जो व्यवस्था है खसरा और खतौनी, उसके अंदर आज की डेट में उनका नाम होता है, ठीक है ना। तो नाम से क्लियर हो जाता है और सीमांकन वगैरह होते हैं। पूरा मतलब एक कानून बना रखा है जिससे
आज की डेट आज के दौर में दिक्कत नहीं होती और ये बात स्पष्ट हो जाती है कि किसकी कितनी ज़मीन है, जिससे उतनी ज़मीन उसके नाम पे चढ़ा दी जाती है और उसका एक नक्शा भी बना दिया जाता है, ठीक है ना? लेकिन फिर भी बहुत सारी ज़मीनों का नहीं है, तो उन ज़मीनों की संपत्ति के संबंध में घोषणात्मक वाद लोग फाइल करते हैं और वो उन्हें घोषणात्मक डिग्री प्राप्त हो जाती है और उसके बाद उन्हें खसरा खतौनी में उसका नाम भी चढ़ जाता है। नमस्कार।